नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 104 से लेकर के 108 तक बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको अनुच्छेद 101 से 103 तक बताया है तथा स्टार्टिंग के भी अनुच्छेद मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आपको आगे के अनुच्छेद पढ़ने हैं तो आप सबसे पहले उसे पढ़ लें, जिससे कि आपको ये अनुच्छेद समझने में आसानी होगी। थोड़ी सी आवाज़, गला थोड़ा सा बैठ गया है क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और इस वजह से पूरा गला बैठा हुआ है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और आपको जो भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं और मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104 में क्या बताया गया है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन जो शपथ लेने या फिर प्रतिज्ञान करने से पहले या फिर अर्हित न होते हुए या फिर निहित किए जाने पर बैठने पर मत देने के लिए जो शासक को बताया गया है उसके बारे में अनुच्छेद 104 बताता है। क्या कि यदि संसद के किसी भी सदन में कोई भी व्यक्ति जो कि अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या फिर यह जानते हुए कि वह उसकी सदस्यता के लिए अर्हित है या नहीं, योग्य है या नहीं, उसको निहित कर दिया गया है, या फिर संसद के द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने के लिए यदि प्रतिसिद्ध कर लिया गया है, मतलब कि ऐसा करने के लिए हमने किसी से प्रतिज्ञा कर ली है, ऐसे सदस्य के रूप में यदि कोई बैठता है, मत देता है, तो वह व्यक्ति प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है, मत देता है, तो उसको 500 रुपये की शासक का भागी होगा। यानी कि उसको 500 रुपये जो है वह देय ऋण के रूप में उससे वसूल की जाएगी। ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 104। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 ये कहता है कि जो संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ क्या है, उनके विशेषाधिकार क्या हैं, ये आपको अनुच्छेद 105 में बताया गया है। आपको बता दें कि इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनिमय करने वाले जो नियम हैं, जो स्थायी आदेश हैं, उनके अधीन रहते हुए संसद को वाक्य स्वतंत्र होना चाहिए। यानी कि संसद कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है, वह अपने बात को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह जो संसद के नियम हैं, प्रक्रिया है, उसके अधीन होनी चाहिए। यह हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि संसद में या फिर उसकी किसी भी समिति में संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा जो बात कही गई है या फिर जो किसी के मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही यदि नहीं की गई है, तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदना पत्र या मत या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही आप नहीं कर सकते हैं। न्यायालय में आप संसद के बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या, तो तीसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि अन्य बातें जो कि संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों, समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, जो भी उन्मुक्तियाँ होंगी, वे जो संसद समय समय पर इस विधि के द्वारा उसको निश्चित करेगा।
कि जब तक वे इस प्रकार पर निश्चित नहीं की जाती हैं तब तक वे वही होंगी जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की उस सदस्यों और समितियों की जो विशेषाधिकार थे, जो शक्तियां थी, वही फिर रहेंगी जब तक कि संसद नए नियम, नया कानून उसके संबंध में नहीं बनाता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या है? तो चौथा पॉइंट ये कहता है कि जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी भी सदन या फिर उसकी किसी भी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, उसके संबंध में खंड 1, खंड 2, खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार से लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। अब इसमें देख लीजिए, इसमें एक संविधान संशोधन भी किया गया है, वह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 15 के द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर जो है इसका प्रतिस्थापित किया गया है। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 106 क्या कहता है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106 जो है वह सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बताता है कि संसद का जो प्रत्येक सदन है उसके जो सदस्य होते हैं उनका वेतन और भत्ता, जिन्हें संसद समय समय पर विधि के द्वारा अवधारित करता है, बढ़ाता है, घटाता है, उसमें चेंजमेंट करता है, और जब तक इस संबंध में कोई उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते की दरें, ऐसी शर्तें जो भारत डोमिनियन की संविधान के रूप में सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू की गई थी, वही प्राप्त करने का अधिकार है। यह आपका अनुच्छेद 106 कहता है। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 107 आपसे क्या कहना चाहता है। तो अनुच्छेद 107 ये कहता है कि विधेयक के पुनर्स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में इसमें उपबंध को बताया गया है। पहला पॉइंट क्या है कि इसमें धन विधेयक, अन्य विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 109 अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी जो विधेयक है वह संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि कोई भी विधेयक है वह संसद के सदनों के द्वारा जब तक पारित नहीं समझा जाएगा, कब तक? जब तक कि संशोधन के बिना या फिर केवल ऐसे संशोधन सहित जिन पर दोनों सदन की सहमति हो गई हो या फिर दोनों उस पर सहमत नहीं हो जाते हैं, तब तक यह विधेयक पारित हुआ नहीं समझा जाएगा। तीसरा, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापक नहीं हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई सदन में कोई विधेयक चल रहा है तो हम ये नहीं समझ लेंगे कि वह पारित हो गया, नहीं, जब तक कि उसका पूर्ण रूप से व्यापन नहीं हो जाता है। इसके अलावा राज्यसभा में यदि कोई विलंबित विधेयक है, जो विधेयक राज्यसभा में चल रहा है पारित होने के लिए, जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, तो लोकसभा का यदि विघटन हो जाता है तो वह व्यापक नहीं होगा, यानी कि वह पारित हुआ नहीं माना जाएगा। यदि कोई ऐसा विधेयक है जो लोकसभा में लंबित है और जो लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है और वह राज्यसभा में लंबित है, तो अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा का यदि विघटन हो जाता है तो वह भी व्यापक नहीं होगा। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 108 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 108 में कुछ दिशाओं में जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 108 में हम देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। तो यदि किसी विधेयक में एक सदन के द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन के द्वारा उसको पारितोषित किए जाने के बाद में दूसरे सदन के द्वारा यदि विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है तो वह इसमें आता है। इसके अलावा विधेयक में किए जाने वाले जो संशोधन हैं उसके बारे में दोनों सदन में से कोई एक भी सदन अगर अंतिम रूप से
असहमत हो जाते हैं तो वह भी इसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा विधेयक में दूसरे सदन के विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए जाने के 6 माह से अधिक यदि बीत गए हैं तो उस दशा में ऐसे जो लोकसभा का जो विघटन होने के कारण विधेयक व्यापक हो गया है, तो इस स्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं वह विधेयक पर विचार विमर्श करने, मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको बुला सकते हैं। ये और संदेश के द्वारा या फिर यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक सूचना द्वारा भी वे संसद को बुला सकते हैं। परंतु इस उपखंड में ऐसी भी कोई भी बात नहीं बताई गई है जो कि धन विधेयक पर लागू होता है, यानी कि ये जो सभी बातें हैं ये धन विधेयक पर लागू नहीं होंगी। पहला कौन सा? जिसमें 6 मास की ऐसी अवधि की गणना करने के लिए जो खंड 1 में निर्दिष्ट है या फिर किसी ऐसी अवधि के हिसाब में नहीं लिया गया है जिसमें उक्त खंड के जो उपखंड गा हैं उसमें निर्दिष्ट सत्र वशित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए अगर उसको स्थगित कर दिया जाता है। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसमें यदि कोई अधिवेशित होने के लिए आउट करने के लिए अपने आशय से यह सूचना दे दी जाती है तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा। किंतु जो राष्ट्रपति हैं वे अपनी अधिसूचना की तारीख के पश्चात किसी भी समय वे अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संयुक्त रूप से बैठक कर सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त बैठक में जो विधेयक होगा ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हो तो जिन पर संयुक्त बैठक में अगर सहमति हो जाती है तो उन दोनों सदनों की उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत के द्वारा वह पारित हो जाएगा और यह इस संविधान के प्रयोजनों के लिए वह दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाएगा, यानी कि वह ऐसा समझाया जाएगा कि यह दोनों सदनों में पारित हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे देखने के लिए आप हमारा वीडियो लगातार देखते रहें और अगर आपको पसंद आया हमारा वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें जिससे कि ये वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।